हेलो बच्चों, नमस्कार। आई होप कि आप सभी का ऑडिटिंग का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा और आप सभी ने बहुत जमकर लिखा होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो थे वो इंपॉर्टेंट में से ही थे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ही आए हुए थे और क्वेश्चंस काफी इजी और आसान भी था। तो चलिए, इस बार नेक्स्ट हमारी बारी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को पढ़ लेनी है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट? हाउ डज मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट? तो लास्ट क्लास ही हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे। आपको पता ही है कि फाइनेंशियल मतलब मनी, पैसे को मैनेज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कि हमारे पास पैसे कहां से आएंगे, कहां कहां को जाएंगे, कहां कहां कैसे कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ लेनी है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एज फार एज फाइनेंशियल डिसीजन इज कंसर्न? तो सर, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है? तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी है क्या। तो कहता है, द वैल्यू ऑफ मनी रिसीव्ड today is the different form of the value of money received after the some time in the future। जो पैसा आपको आज है, आपके पास जो है, वो अगर आपको बाद में मिलेगा तो क्या वो सेम रहेगा? तो आप लोग बोलोगे नहीं सर, नोट तो चेंज हो जाएंगे। नहीं नहीं, नोट की बातें नहीं हो रही हैं, इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्योंकि आज जो वैल्यू 100 रुपए का है, वो आगे 10 सालों में 100 रुपए का वैल्यू 100 रुपए का नहीं रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज से कुछ साल पहले देखोगे कि हमारे पास 10 रुपए का वैल्यू था, हमारे पास 1 रुपए का वैल्यू था। आज के डे में ना 1 रुपए का वैल्यू है, ना 10 रुपए का वैल्यू है। आजकल 100 रुपए का भी वैल्यू धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। उस समय 100 रुपए का वैल्यू बहुत ज्यादा था, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट हम लोगों का बढ़ता चला जाता है। वही यहां पर कहा गया है कि जो आज हमारे पास वैल्यू ऑफ मनी है, क्या फ्यूचर में भी उसका वैल्यू उतना ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? An important financial principle is that the value of money is the time dependent। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो है वो है टाइम डिपेंडेंट। फाइनेंशियल डिसीजन लेना है टाइम डिपेंडेंट, टाइम के ऊपर पूरी तरह से ये डिपेंड होता है। जितना टाइम एक्सपेंड करोगे उतना आपका रिस्क और रिटर्न बढ़ेगा। ये सारी चीजें बताई जाती है। द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 4 रीजन। 4 रीजन की वजह से हम लोग टाइम वैल्यू को इतना फोकस करते हैं। पहला, इन्फ्लेशन, क्योंकि महंगाई का रेट दर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। तो इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ेगा आपका वैल्यू भी बढ़ेगा। समझ में आ गया? जैसे आज अगर आपसे कोई 500 रुपए लेता है और आपको 20 साल के बाद 500 रुपए देता है, तो उसका वैल्यू 20 साल के बाद कुछ भी नहीं रह जाएगा। समझ में आ रही बातें? तो यही चीज है। या आपसे कोई 10 लाख रुपए लेता है और कहता है कि हम रोज एक एक रुपए आपको देते रहेंगे, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। आगे आने वाले सालों में 1 रुपए का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, वो आपको कितना भी पैसा दे दे। तो यहां पर यही चीज बताई गई है, इन्फ्लेशन का रेट। दूसरा कहता है रिस्क। अभी जो भी हमने पैसे लगाए हैं, अगर वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए तो वो हमारे लिए अच्छा है, या हम लोग को लेट से रिकवर हो वो अच्छा है। क्योंकि लेट से रिकवर होगा तो उसका रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो हम लोग लास्ट पे बैक पीरियड पढ़ चुके हैं। देखो, इसमें अगर आप लोगों का फंड फ्लो, कैश फ्लो या पे बैक पीरियड आता है तो वो भी आप लिख दोगे। ऐसा मत सोचोगे कि वो, क्योंकि सिलेबस जो बनाया गया आप लोगों का बहुत डिफरेंट बनाया गया। पता नहीं क्यों आपके यूनिवर्सिटीज ने ऐसा सिलेबस बनाया है, ऐसा बुक बनाया है कि सबको एक में ही डाल दिया गया है। आपका कैश फ्लो पहले भी था, कैश फ्लो अभी भी है, फंड फ्लो इसमें भी है, फंड फ्लो इसमें भी है। तो ये सारी चीजें मिक्सचर कर दी गई है और उनको कुछ समझ नहीं आता। सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देते हैं, और जो भी है कुछ कुछ के बुक्स भी नहीं है। जैसे आप लोग देखोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई बुक्स नहीं है और बाकी के कोई बुक्स नहीं। तो ऐसा किया गया है, पता नहीं क्यों। तो ये रिस्क आप लोग इसको ध्यान से देखोगे। अगर पे बैक पीरियड भी अगर न्यूमेरिकल भी आता है तो वो आप लिख दोगे। हो सकता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक न्यूमेरिकल आए आपका, ठीक है, तो बना सकते हो या इसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट कहता है पर्सनल कंजम्पशन प्रेफरेंस। अब यहां पर कहता है कि आपका पर्सनल प्रेफरेंस कभी कभी क्या होता है कि पैसा आपको अभी चाहिए या पैसा आपको बाद में चाहिए। मैनी इंडिविजुअल्स हैव द स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर द इमीडिएट रादर देन द डिले कंजम्पशन। उसको अभी चाहिए। अगर आपको भूख लगा हुआ है तो क्या आप 10 साल के बाद खाओगे या अभी खाओगे? सर, अभी खाएंगे। दैट इज द पॉइंट। यहां पर कहता है कि आपका पैसा जल्द से जल्द, जब आपको जरूरत है तब मिल जाए, वो अच्छा है, या आप इंतजार करते रहो तब अच्छा है? तो सर, जल्द से जल्द हमें रिकवर हो जाए वो हमारे लिए अच्छा है, ये है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज।
हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बार बार आती रहती है, तो पैसा आपके पास होगा तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसको छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपने डिबेंचर खरीद रखा है 8% डिबेंचर, ठीक है, आपने 1000 रुपए के डिबेंचर खरीदे, ठीक, 5 साल में आपको मिलेगा इसका। अच्छा, 5 साल में मान लो इन्फ्लेशन का रेट 5 गुना बढ़ गया, 5 टाइम्स, तो 1000 कितना हो जाएगा, 5000। तो अगर आप इसको इन्वेस्ट करते तो इसका वैल्यू कितना हो जाता, 5000 रुपए हो जाता है। लेकिन क्योंकि आपने कहां इन्वेस्ट किया, डिबेंचर में, आपने सोचा फिक्स परसेंटेज हम लोग लेंगे। अब देखो डिबेंचर में कितना आपको मिलने जा रहा है, 8%। 1000 का 8% कितना होता है सर, 80 रुपीज। अब 80 रुपीज इंटू 5 साल, 400 रुपए ही आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, और यहां 4000 रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाले थे। तो याद रखोगे, फिक्स्ड परसेंटेज पे हमें फायदा नहीं होता, हमें फायदा क्या होता है, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग हमारा रेट बढ़ता चला जाए, वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है। इसलिए हमारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बार बार आती रहती है और हमें वहां इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। ये कहलाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि टाइम इज द इंपॉर्टेंट वेरिएबल ऑफ द बिजनेस डिसीजन। टाइम जैसे जैसे चेंज होगा, आपको डिसीजन लेने हैं, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेने हैं कि क्या मुझे कब चेंज करने हैं अपने बिजनेस में, क्या चेंज नहीं करना है। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, ठीक है। तो एवरी मिनट इज प्रीसियस फॉर द बिजनेसमैन हु ऑलवेज फॉलो द टाइम इज मनी, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो फोकस करता है बिजनेसमैन वो आगे की ओर बढ़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और बेसिक चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हर एक बिजनेसमैन के लिए कि वो फोकस करे किस पे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे फोकस करे। इसमें ध्यान दिया जाता है कंपाउंडेड वैल्यू पर। तो सर कंपाउंडेड वैल्यू निकलता कैसे है, C इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I टू द पावर n, जहां C इज इक्वल टू कंपाउंडेड वैल्यू, P इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट जितना हमने लगाया है, जैसे मान लो 1000 रुपए हमने लगाया है, 1 जो रेट है, आगे I जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताता है 1 प्लस आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना 10%, 8%, 5% जितना दिया गया है, और n इज इक्वल टू टाइम, जितने सालों के लिए दिया गया है। इससे आपका कंपाउंडेड वैल्यू निकल जाएगा कि आप आज आपने इतना पैसा लगाया तो कल इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। ये है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक, इसको आप देख लोगे। नेक्स्ट कहता है व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ रिस्क, जिसमें सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क को आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से रिस्क को देखोगे, इसके भी आने के चांसेस हैं। तो सर हम लोग अब डिस्कस करेंगे रिस्क होता क्या है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क कहता क्या है सर, कहता है एलिमेंट ऑफ रिस्क इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वेदर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, कैपिटल मार्केट, बैंकिंग, फाइनेंशियल एरिया, लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, सिल्वर, आप कहीं भी पैसा लगाओ, रिस्क आपका हर जगह है। बट हमेशा डिग्री ऑफ रिस्क जो है ना वो चेंज होता रहता है, किसी में ज्यादा रिस्क है, किसी में कम रिस्क है। लेकिन कहीं भी आप इन्वेस्ट करो, कहीं भी आप इन्वेस्ट करो, हर जगह रिस्क जो है वो प्रेजेंट रहता ही रहता है, ठीक है। कहता है बट द डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एसेट्स एंड सिक्योरिटी। देखो ये आराम से आप बना के लिख सकते हो। ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, लाइन को आप नोट डाउन कर लो, 1-2 बार माइंड में रख लो कि जो रिस्क होता है वो एवरीवेयर प्रेजेंट होता है। वॉट एवर इन्वेस्टमेंट इन द गोल्ड, सिल्वर, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, वॉट एवर, समझ गए। बट द डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस और नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। किस चीज पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो उसका डिग्री उस पे डिपेंड करता है। कहीं आपको ज्यादा रिस्क होता है, कहीं कम रिस्क होता है। बहुत ही इजी, आसान तरीके से लिख सकते हो। एज पर द डिक्शनरी रिस्क मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। अगर आप देखोगे तो रिस्क का मतलब ही होता है अफ्रेड ऑफ लॉस या पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। जहां आपको लॉस होने का डर हो वही रिस्क है। एग्जाम में रिस्क क्या है सर, फेल ना हो जाए, मार्क्स कम ना आ जाए, वो रिस्क है, ठीक है। रिस्क इंक्लूडिंग मार्केट रिस्क फ्रॉम द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट, रिस्क फ्रॉम द इन्फ्लेशन। तो बहुत सारे यहाँ टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं जो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है। रिस्क और अनसर्टेनिटी का बहुत ही करीबी नाता है, आर द टू इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। हमेशा अनसर्टेनिटी बनी हुई है जिसके कारण ही रिस्क पैदा होता है। रिस्क किसके कारण होता है, अनसर्टेनिटी। अगर सब कुछ सर्टेन हो, जैसे हमने सोचा है वैसा वैसा काम चले, तो रिस्क कभी भी नहीं होगा। रिस्क होता है अनसर्टेनिटी के आने से ही, ठीक है। तो ये हो गया। सर कॉजेज ऑफ रिस्क क्या है,
यहां तो हमने समझ लिया अफ्रेड ऑफ लॉस इज अ रिस्क, लेकिन इसका कारण क्या है, मेन बेसिक कारण क्या है, सुनोगे। सिलेक्ट अ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, अगर आपने गलत इन्वेस्टमेंट चूज कर लिया है तो आपको रिस्क है, आपके पैसे डूबने के चांसेस हैं। और एक चीज याद रखोगे हमेशा रिस्क के बारे में, कि रिस्क हमेशा क्या होता है, लार्ज अमाउंट में बड़ा होता है। अगर आप 10 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और आप 10,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो, किसमें ज्यादा रिस्क है, तो सर लार्ज अमाउंट पे ज्यादा रिस्क है, कम अमाउंट पे कम रिस्क है, ये डिग्री है, ठीक। और अगर आपने गलत सिलेक्ट कर लिया तो फिर आपको ज्यादा रिस्क हो जाएगा। दूसरा कहता है इन्वेस्टमेंट एट अ रॉन्ग टाइम, आपने गलत समय पर गलत चीजों पर इन्वेस्ट कर दिया है, समझ में आ गई बातें, वहां पर आपका इन्वेस्टमेंट फेलियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने गर्मी के दिनों में एसी की कंपनी पे इन्वेस्ट कर दिया, तो गर्मी में तो एसी का ऑलरेडी ही वैल्यू हाई है, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कब करना था, जब उसका ऑफ सीजन था। ऑफ सीजन में वो सस्ता मिलता है ना, एक मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ऑफ सीजन में ठंडी में आप इन्वेस्ट करो ताकि वो गर्मी में हाई प्राइस देकर जाए, आपको समझ में आया। तो ये सारी चीजें बताई जाती है कि गलत टाइम पर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपको लॉस होगा ही होगा। नेक्स्ट कहता है मेक इन्वेस्टमेंट इन द हाईली रिस्क सिक्योरिटीज, अगर कुछ कुछ ऐसे सिक्योरिटीज होते हैं, कुछ कुछ ऐसे आपके शेयर्स होते हैं जो काफी ही वॉलेटाइल होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिसका वैल्यू घटता और बढ़ता रहता है, तो ज्यादा रिस्क वाले शेयर्स पे अगर आप लगाओगे तो रिस्क आपको ज्यादा होगा ही होगा, ठीक है। क्रेडिट ऑफ इशू, अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर लगाते हो पैसा, तो गवर्नमेंट को तो पता ही वो स्टेबल होती है, गवर्नमेंट में ज्यादा रिस्क नहीं है एज कंपेयर टू अगर आप कोई दूसरी कंपनीज में या इन्वेस्टमेंट में लगाते हो तो। मैच्योरिटी पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा जितना लंबा जाएगा उतना आपका रिस्क बढ़ता चला जाएगा, जितना कम समय में आपको पैसा मिल जाएगा उतना कम आपको रिस्क रहेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अमंग द मोर इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉज ऑफ रिस्क, हम लोग अगर बहुत बड़ा अमाउंट, अभी मैंने बताया ना इन्वेस्टमेंट अमाउंट, अगर मोर इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया, बहुत बड़ा अमाउंट ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया तो रिस्क बहुत बड़ा होगा, ये सारे कारण हैं आपके। टेक्निक ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर हमने गलत टेक्निक यूज कर लिया, हमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता है, शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, हमने ऐसे ही अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा दिया पैसा, तो वो डूबेगा ही डूबेगा, समझ में आ गई बात। ये सारी चीजें हैं, बट हमने अगर एनालाइज करके लगाया है, रिसर्च करके लगाया है, तो डूबने के चांसेस कम बनते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस, अब बिजनेस कैसा है हमारा, प्रॉफिट मोटिव है, नॉन प्रॉफिट मोटिव है, कैसा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस मोटिव है, क्या है हमारा, कहीं तो गवर्नमेंट उस पर तो बैन तो नहीं लगा दी है वगैरह वगैरह, तो बहुत सारी चीजें होती है, ये भी हमारा रिस्क को करता है। और बाकी तो लास्ट आप लोग जानते ही हो, नेशनल और इंटरनेशनल एलिमेंट्स, अभी जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था लास्ट टाइम, तो उससे भी हमारा मार्केट इफेक्ट क्या था, तो नेशनल और इंटरनेशनल वॉर होने की वजह से भी हमारे जो है वो रिस्क जो है काफी बढ़ जाते हैं, ये इसके कॉजेज हैं। अब मेनली यहां पर दो टाइप्स मैंने बताया है रिस्क के, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक, बाकी आप लोग पढ़ लोगे। तो सिस्टमैटिक रिस्क कहता क्या है, थोड़ा डेफिनेशन सुन लें। Systematic risk refers to the portion of variation in return caused by factor that affect the price of all securities, ठीक है। ऐसा फैक्टर्स जो पूरे मार्केट के सारे प्राइस, सारे शेयर्स पे इफेक्ट करे, प्राइस पे इफेक्ट करे, वो हमारा सिस्टमैटिक, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, एक ऐसा सिस्टम आया जिससे पूरे मार्केट हिल गया, या तो वो ग्रो करेगा, रेज करेगा प्राइस को, या तो वो फॉल करेगा प्राइस को। The effect in the systematic risk cause the price of all individual shares bonds to move in the same direction, वो सेम डायरेक्शन, या तो अप की ओर जा रहा है या तो डाउन की ओर जा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कोविड के टाइम पर सारे शेयर्स का वैल्यू, सारे शेयर मार्केट का वैल्यू धीरे धीरे डाउन हो रहा था और बहुत ही ज्यादा डाउन हो रहा था, समझ में आ गया। तो शेयर मार्केट में कोई ऐसा शेयर नहीं था जिसमें कोविड के टाइम पर बहुत ज्यादा ग्रो किया, लेकिन उसके बाद जब कोविड खत्म हुआ तो देखोगे सारे मार्केट ने बूम किया और सारे शेयर्स ने अपना छलांग लगाया ऊपर की ओर। तो ये सिस्टमैटिक रिस्क है, एक ऐसा सिस्टम। अब कुछ ऐसा अनसर्टेन होगा तो सारे पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, समझ में आ गया। द सिस्टमैटिक रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड, ये कभी भी अवॉइड नहीं किया जा सकता है। दिस मूवमेंट इज जनरली ड्यू टू द रिस्पॉन्स ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज, ये इकोनॉमी चेंज होने से, पॉलिटिकल या सोशल चेंज होने से होता है। मान लो हमारी गवर्नमेंट चेंज हो या मान लो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई, तो भी हमारे मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा और सारा मार्केट पे, सारे शेयर्स पे इफेक्ट पड़ेगा। दैट इज अ सिस्टम जो सिस्टमैटिक रिस्क को बताता है, समझ में आ गया।
आगे कहता है इट रिलेट्स टू द इकोनॉमिक ट्रेंड विच अफेक्ट द होल मार्केट व्हेन द स्टॉक मार्केट इज बुलिश। बुलिश मतलब होता है जब स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है। प्राइस ऑफ ऑल स्टॉक इंडिकेट द राइजिंग ट्रेंड, तो सारे के सारे प्राइस जो क्या होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे, राइजिंग ट्रेंड में होंगे। एंड इन द बेयरिश मार्केट द प्राइस ऑफ ऑल स्टॉक विल बी फॉलिंग, और बेयरिश मार्केट में जब फॉल होगा तो सारे का सारा शेयर मार्केट डाउन होता चला जाएगा। ये यहां पर बताया गया सिस्टमैटिक रिस्क को। बट इन अदर हैंड अनसिस्टमैटिक रिस्क बताया गया। अनसिस्टमैटिक रिस्क जनरेट फ्रॉम द चेंजिंग टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है, जैसे मान लो मोबाइल, नोकिया मोबाइल का टेक्नोलॉजी चेंज हो गया तो सारे मोबाइल्स में चेंज हुए, तो सिर्फ मोबाइल को वो इफेक्ट कर रहा है, बाकी सारे शेयर मार्केट को इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी या अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मान लो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो प्लास्टिक से बनते हैं और प्लास्टिक बैन हो गया, तो ऐसे सारे प्रोडक्ट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ वैसे प्रोडक्ट पे जो प्लास्टिक से बनते हैं, अदरवाइज किसी पे नहीं बनेगा। चेंज इन द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स छोड़ दिया उसको, तो सिर्फ उस प्रोडक्ट को छोड़ा ना, पूरा शेयर मार्केट में सारे प्रोडक्ट को तो नहीं छोड़ दिया गया, ठीक है। लेबर प्रॉब्लम्स, तो ये सारी चीजें जो है वो अनसिस्टमैटिक रिस्क है। जैसे टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सारी चीजें जो है वो अनसिस्टमैटिक रिस्क है। अपना नेचर के अकॉर्डिंग हर एक का इंडिविजुअल जो है वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग उसका जो चेंज हो रहा है वो है अनसिस्टमैटिक, जिसमें सारे मार्केट पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ लेने हैं व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, डिस्क्राइब इट्स प्रिंसिपल एंड टेक्निक। कैपिटल बजटिंग होता क्या है, तो आपको पता ही होगा, बजट तैयार करना, वो भी कैपिटल मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग जो डिसीजन मेकिंग वर्क करते हैं। तो कहता है कैपिटल बजटिंग इज कंसर्न विथ द लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, प्लांट्स में पैसा लगा रहे हैं उसके लिए डिसीजन मेकिंग, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ न्यू और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। या तो हम नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं या तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पर और पैसा लगा रहे हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम लोग को उसके लिए प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ता है, ठीक है। द बेनिफिट्स ऑफ विच वुड बी एक्रूड टू द फर्म फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स इन अ फ्यूचर, जिसका फायदा मुझे अभी नहीं होगा, आने वाले सालों में होता रहेगा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रिपेयर कैपिटल बजटिंग, हम लोगों को बनाना ही पड़ेगा। इट इज अ टेक्निक ऑफ मेकिंग डिसीजन फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म और फिक्स एसेट्स। ये टेक्निक को बताता है कि हम लोगों को कहां पैसा लगाना चाहिए। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रोजेक्ट पढ़ा था, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जाए, कहां लगाया जाए, क्योंकि ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। ये हम लोगों को बताता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, किस फिक्स एसेट्स को खरीदा जाए, ठीक है, वो बताता है कैपिटल बजटिंग, ठीक है। अगर स्पेंसर की बात की जाए, अकॉर्डिंग टू द मिल्टन एच स्पेंसर, उन्होंने कहा है कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व द प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर एसेट्स the return from which will be realized in the future टाइम पीरियड। एक एसेट्स पे पैसा लगाना, एक ऐसे एसेट्स पे पैसा लगाना जो लॉन्ग टर्म में हम लोगों को कहीं ना कहीं रिटर्न देगा, और इसके लिए हम लोग क्या तैयार करते हैं, कैपिटल बजटिंग तैयार करते हैं। तो आपको पढ़ लेना है कैपिटल बजटिंग। इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है सर, तो लार्ज साइज ऑफ फंड, क्योंकि कैपिटल बजटिंग इसलिए तैयार किया जाता है क्योंकि फंड जो है बहुत ही लार्ज साइज पे होता है। ई रिवर्सिबिलिटी, आपका जो रिवर्स है, जो आपका पैसा है वो इजी वे में तुरंत रिकवर नहीं होगा, बहुत लार्ज टाइम पर, बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पर होगा, इसलिए उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पैसा सोच समझकर लगाना पड़ता है, और अगर बिना सोचे समझे लगा देंगे तो ह्यूज लॉस हम लोगों को हो सकता है। इसलिए हम लोग कैपिटल बजटिंग तैयार करते हैं, एक बजट बनाकर उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। लॉन्ग पीरियड, ये तो समझ में आ ही रहा है। दिस डिसीजन डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, और कैपिटल बजटिंग बना लेने से हम लोग को पता चल जाता है कि कितने सालों में पैसा हमारा वापस आ जाएगा और बाकी कितने सालों तक वो मुझे प्रॉफिट देता रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी। एंड द लास्ट वन इज डिसीजन मेकिंग, इसके थ्रू हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा मशीन हमारे लिए बढ़िया है, कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए बढ़िया है। ये है कैपिटल बजटिंग। इसके टेक्निक्स आप लोग पढ़ लोगे, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, पे बैक पीरियड मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ये सारे मेथड्स हैं, इसके फॉर्मूलाज आप लोग देख लोगे और पढ़ लोगे। और अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला नहीं मिल पा रहा है या फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है कि सर समझ नहीं आया, थोड़ा बता दें, तो जरूर मुझे कमेंट करोगे, मैं उसके सारे
चीजों को डिस्कस कर दूंगा। बट ये चीजें याद रखें आप लोग, हमेशा आप लोग लास्ट टाइम पर वीडियो देखते हो और लास्ट टाइम पर कमेंट करते हो, जो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि लास्ट टाइम पर तुरंत वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया जाए। आप लोग कुछ टाइम पहले वीडियो को देखा करें और उसमें मैसेज करें, क्योंकि आप लोगों के पास भी तो टाइम चाहिए ना। आप लोग कभी भी ऐसा ना करें कि लास्ट टाइम पर जाकर वीडियो देखें और फिर जाकर एग्जाम दें। पहले एक दो बार वीडियोस देख लें, आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ही नॉर्मल वर्ड्स में, नॉर्मल शब्दों में आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है कैपिटल बजटिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, डिफाइन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेसिफिक कॉस्ट एंड द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। तो शॉर्ट वर्ड्स में समझ लें, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज यूज्ड इन अ डिफरेंट सेंस। फॉर अ फर्म, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मे बी डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द फंड्स। हम फंड्स को यूज करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए जो भी खर्च करें वो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। देखो, सोर्सेज ऑफ फंड्स, हम लोग पैसा कहीं कहीं से भी लाते हैं, उसके बदले जितना भी हमको कॉस्ट लगे वो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है। आगे कहता है, इट इज द रेट ऑफ रिटर्न द कंपनी हैज टू पे द वेरियस सप्लायर्स ऑफ द फंड। कोई भी आपके बिजनेस में, कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, क्यों इन्वेस्ट करता है? तो सर इन्वेस्ट करता है डिविडेंड के लिए, प्रॉफिट के लिए, इंटरेस्ट के लिए। तो यही आपने जिससे पैसे लिए हैं उसके बदले आप उसको प्रॉफिट दोगे, इंटरेस्ट दोगे, डिविडेंड दोगे, तो वही जो आप दे रहे हो उसका जो रेट है वही आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, क्योंकि आपने जितना पैसा लिया उसके बदले आप वो इंटरेस्ट दे रहे हो, तो वो आपका खर्च हुआ ना, आपका कॉस्ट हुआ ना, यही कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है। अदर वर्ड्स में कहता है, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट द फर्म मस्ट अर्न ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है और उसके बदले जो वो कमाता है वही आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है। जैसे यहां पर कहता है कंक्लूजन, अदर वर्ड्स में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज दैट रेट विच इज पेड फॉर द यूज ऑफ कैपिटल। ठीक है, ईच सोर्सेज ऑफ फंड दैट हैज अ डिफरेंट कॉस्ट सच एज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स, ठीक है, या रिटेन अर्निंग्स हो गया। अगर आप शेयर इशू करते हो तो आपको डिविडेंड देना पड़ेगा, अगर आप डिवेंचर्स इशू करते हो तो डिवेंचर्स में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो फर्दर आपके खर्चे हैं, इंटरेस्ट हैं, कॉस्ट हैं, ये सारा चीज क्या कहलाता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ लेने हैं, व्हाट इज फाइनेंशियल लिवरेज? Various types of leverage. Can all types of companies afford to maintain the high financial leverage in their capital structure? तो सर सबसे पहले लेवरेज होता क्या है हम लोग इसको समझते हैं। कुछ डेफिनेशन दी गई है, मैं उसको पढ़ता हूं। ठीक है, कहता है, in a financial terminology, leverage is the indicator of the advantage or disadvantage due to which a slight increase or decrease in the volume of output or debts financing cause a much more increase or decrease in the profit of a company। ठीक है, अच्छा, आगे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एस.सी. कोच क्या कहते हैं, लिवरेज में बी डिफाइंड एज मीटिंग अ फिक्स्ड कॉस्ट और पेइंग अ फिक्स्ड रिटर्न फॉर एम्प्लॉइंग रिसोर्सेज फंड। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू एजारा क्या कहते हैं, leverage is the ratio of the rate of return on shareholders equities and the rate of return of the total capitalization। सर ये तो डेफिनेशन कुछ भी समझ नहीं आया, अब सरल शब्दों में समझे। लिवरेज का मतलब क्या होता है? लिवरेज का मतलब होता है जब आप अपने फिनेंशियल एसेट्स को बढ़ाना चाहते हो, आपके पास एसेट्स की कमी है, इन्वेस्टमेंट की कमी है, तो आप कहीं ना कहीं से लोन लेते हो, उधार लेते हो। तो जो आप उधार लेते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? लिवरेज कहते हैं। लिवरेज का मतलब होता है हम उधार लेकर अपने सारे काम करेंगे बिजनेस के, फिक्स एसेट्स या प्लांट या मशीनरी लगाने हो तो समझोगे, अगर मैंने कुछ उधार लिया और उसको बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो हमें बिजनेस में प्रॉफिट होगा, हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाएंगे। समझ में आ गई बात? तो जो हम प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहे हैं, अच्छा जो वो प्रॉफिट हुआ है क्या मुझे वो खुद पूरा सारे पैसे रख लेने हैं? नहीं सर, जिससे आपने पैसा लिया है आपको उसको भी पैसे देने हैं। तो यहां पर ये रेशियो कहलाता है कि आपने जो उधार लिया उससे जो इन्वेस्ट किया, अब इन्वेस्ट किया, जो इनकम हुआ और जो डेप्ट पे करना है, इन दोनों के रेशियो को ही लिवरेज कहा जाता है। समझ में आ गया?
तो कहीं से आपने उधार लिया अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, तो आप इंक्रीज करोगे, जो पैसा कमाओगे उसको कमाकर फिर आपको लोन का पैसा भर देना है, तो लोन के इंटरेस्ट को दे देना है। तो इन दोनों का डिफरेंस ही लिवरेज कहलाता है। समझ में आ गया सरल शब्दों में। जैसे आगे कहता है लिवरेज सर्व एज अ टूल्स विच कट्स बोथ वे in case of volume of operation is kept at the high point so as the enable to the firm earn adequate income। ठीक, a high leverage boost of the return of the equity shareholder। अगर हम ज्यादा लिवरेज ले रहे हैं, ज्यादा उधार ले रहे हैं, तो हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा सेल करेंगे, जिससे हमारा फायदा ज्यादा होगा। तो एक पॉइंट है कि हमारा फायदा तो ज्यादा हो रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन इन अदर हैंड हमें उस प्रॉफिट से बहुत बड़ा हिस्सा, क्योंकि बहुत बड़ा हमने कर्ज लिया है इसलिए बहुत बड़ा हिस्सा हम लोगों को डिबेंचर होल्डर्स को भी दे देने हैं, या फिर जहां से हमने लिवरेज लिया है, उधार लिया है, उसको भी दे देने हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स कहलाता है। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा लिवरेज है। इसमें आपको पढ़ लेना है इसके काइंड्स, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज, ये तीनों पढ़ लेने। नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ लेने हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉर्पोरेशन, डिस्कस द बेसिक क्वालिटीज ऑफ अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो सर कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है? तो कंपनी शुड ऑप्ट फॉर अ सच a capital structure which can help meet the objective of financial management। अपने सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करने के लिए, कंपनीज को स्मूथ तरीके से चलाने के लिए कभी कभी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से कंपनीज क्या करती है, लोन या शेयर इशू करती है। The main objective of financial management is to maximize the market price of the ordinary shares। यहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहला और मेन मोटिव होता है कि अपने ऑर्डिनरी शेयर्स का प्राइस हाई करना, मैक्सिमाइज करना, जिससे शेयर होल्डर्स के वेल्थ भी बढ़ेंगे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर विच मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म is called the optimum capital structure। Optimum capital structure on the one hand maximize the wealth of a shareholder and the other hand reduce the cost of the capital of the firm। हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करता है। ये ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ लेने हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। कौन कौन से हैं? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, दो तरह के सोर्स ऑफ फाइनेंस है। पैसा कहां कहां से लिया जाता है? लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग शेयर्स, डिबेंचर वगैरह इशू करते हैं। ठीक है, एक तो रिटेन अर्निंग्स हो गया, इक्विटीज फंड होता है, एक बोरोड फंड होता है, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। ये तो आपने बचपन में पढ़ रखा होगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये आपको पढ़ लेने हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अच्छा आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ध्यान देना है आप लोगों को? नेक्स्ट पढ़ लेने हैं आप लोगों को व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द डिविडेंड पॉलिसीज। Why should follow the stable dividend policy? Also explain the different types of dividend। तो आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड स्ट्रक्चर, हम लोग कंपनी में जब भी फायदा होता है तो हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें दो तरह का मेनली होता है। कौन कौन सा? एक इंटरिम डिविडेंड का नाम सुने होंगे और एक फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में, कभी कभी कंपनीज को बहुत ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट होता है तो कंपनीज क्या करती है, ईयर के बीच में ही डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, ताकि उसके शेयर होल्डर्स बने रहें और ताकि बाकी भी शेयर होल्डर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो, या इन्वेस्टर जो हैं वो अट्रैक्ट हो। ठीक है, इसके लिए वो कभी क्या करती है, साल के बीच में ही डिविडेंड बांट देती है, और डिविडेंड के लिए उनके पास फंड्स होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो डिविडेंड की पॉलिसीज बनाती है। अच्छा, कुछ कुछ कंपनीज क्या करती है, डिविडेंड्स को कंटिन्यू बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करती है। ऐसा नहीं करती है कि एक बार दी फिर नहीं दी। तो देखो, जब भी वो प्रॉफिट होता है तो सारे प्रॉफिट को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, कुछ प्रॉफिट्स को रिटेन अर्निंग कर लेती है, ताकि दूसरे साल जब प्रॉफिट हो तो उसमें वो ऐड करके वो उसको फिर कंटिन्यू बेसिस पर दे। आप ही सोचो कि अगर एक कंपनी आपको रेगुलर बेसिस पे हर साल रिटर्न दे रही है, वो कंपनी अच्छी है, या कोई कंपनी जो एक साल दी फिर 5 साल नहीं दी, फिर 2 साल दी फिर नहीं दी, वो कंपनी अच्छी है। तो हमेशा इन्वेस्टर्स को वो अट्रैक्ट करती है जो रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड देती है। तो इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाती है कंपनीज के अकॉर्डिंग, जिसको डिविडेंड पॉलिसीज कहा जाता है। ये आपको पढ़ लेने हैं। अच्छा, नेक्स्ट सर, मैंने बताया था कैपिटल्स में दो तरह के, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल होते हैं डे टू डे लाइफ के लिए। तो आपको वर्किंग कैपिटल पढ़ लेना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, डिस्कस इट्स मेथड्स, ऑल्सो एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है,
अच्छा, कैश बजटिंग देख लोगे। एक्सप्लेन एज टू द हाउ डज टू हेल्प द कैश प्लानिंग। कैश बजटिंग क्या होता है, कैसे तैयार किया जाता है और इसको कैसे हम लोग प्लान करते हैं। तो ये कुछ मेन क्वेश्चंस थे जो आप पढ़ लोगे तो काफी हद तक आपका एग्जाम अच्छे से चला जाएगा। जो मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय financial management, how does modern financial management differ from the traditional, इसके स्कोप, लिमिटेशन वगैरह वगैरह पढ़ लोगे। फिर मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी बता ही दिया, फिनेंशियल डिसीजन में कैसे कंसर्न करता है। रिस्क पढ़ लेना है आप लोगों को, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क पढ़ लेना है। फिनेंशियल लिवरेज पढ़ लेनी है। फंड्स, सोर्सेज ऑफ फंड्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए वो पढ़ लेना है। मैंने बताया था पे बैक पीरियड, ये सारा एबीसी एनालिसिस शॉर्ट नोट्स के लिए ये सब आ सकता है, वो सब आप लोग कर लोगे। ठीक है, उसमें आप लोग देख लोगे, सारा है। एबीसी मेथड है, पे बैक पीरियड मेथड है, प्रॉफिटेबिलिटी मेथड है, इंडेक्स मेथड है, ये सारा आप लोगों को देख लेना है। कैपिटल बजटिंग मैंने बता दिया, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बता दिया। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट जो आप लोग देख लोगे, ध्यान से पढ़ लोगे। और अगर कुछ टॉपिक्स में डाउट है तो आप लोग क्लियर भी कर सकते हो, मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तब तक पढ़ते रहे, धन्यवाद।